आज भी स्त्री रोग सुनते ही लोगों के बीच हिचकिचाहट देखना आम बात है। जहां महिलाएं हर एक काम के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, वहीं जब महिलाओं की स्वास्थ्य की बात आती है तो अब भी कई जगह सुधार देखना बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कई सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग सर्वाइकल कैंसर हो या पीसीओडी हो, ऐसी कई अन्य स्त्री रोग के बारे में तेजी से प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन अब भी हाल ये है कि हर अगली महिला जो है वो स्त्री रोग से ग्रसित है। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रेखा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, जोहार आप सभी को। अब स्त्री रोग जो हो गया वो एक शब्द हो गया कहने को, लेकिन स्त्री रोग के अंदर कितने सारे रोग हैं जो सालों साल से महिलाओं को परेशान कर रही है। और आज इस ज़माने में इतना ज़्यादा अगर ये रोग फैल गया है कि महिलाएं जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की कामकाज है उसको भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पा रही है। तो हम लोग डॉक्टर रेखा से जानते हैं कि स्त्री रोग तो शब्द है, पर उसके अंतर्गत कितने सारे रोग आते हैं, वो रोग क्या है, कितना गंभीर है और विस्तार में वो रोग है क्या। देखिए, अगर स्त्री रोग की बात की जाए तो महिलाओं का प्रजनन संबंधी जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, जैसे उनका ब्रेस्ट हो गया, ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है वो पार्ट्स का अफेक्टेड होना फीमेल डिजीजेस कहलाता है स्त्री रोग। तो इस स्त्री रोग जो है आपने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, पार्ट्स है, अंग है, उसको इफेक्ट करता है। इस रोग में कई रोग आपने अगर बताएंगे तो लाभदायक हो लोगों के लिए। क्या क्या रोग वो है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए और कितना गंभीर हो सकता है वो सारे रोग? देखिए, महिलाओं में खास करके अगर स्त्री रोग की बात की जाए तो उनका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस होना ये भी कई तरह के रोग पैदा करता है। ब्रेस्ट में लंप बन जाना, इसका मतलब कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ का डेवलप हो जाना, ओवरी में सिस्ट बनना, जिसको आप सभी जानते हैं पीसीओडी, सर्विक्स में कैंसर का हो जाना, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारियों का जो डेवलपमेंट है हमारे बॉडी में, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, ये स्त्री रोग के दायरे में आता है। लेकिन जो माहवारी की जो समस्या होती है, महिलाओं को लगता है कि ये देर से आना मेंसेस का वो नॉर्मल है, या अर्ली आना ये भी नॉर्मल है, लेकिन नहीं। अगर मेंसेस आपका अर्ली आ रहा है या डिलेड आ रहा है, ये एक तरह की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से आपको इनफर्टिलिटी जैसे डिजीज से भी सफ़र करना हो सकता है। ये सारे रोग तो आपने बताए हैं और इसके बारे में विस्तार में भी जानेंगे आगे, पर क्या ये जितने भी रोग हैं क्या ये बिल्कुल गंभीर श्रेणी में आता है? क्या ये महिलाओं के लिए जानलेवा है? इसके लिए इलाज अब भी उपलब्ध है? महिलाएं क्या इस बीमारियों के बारे में खुलकर आगे आ सकती हैं? देखिए, अगर बात कही जाए तो महिलाओं में अभी भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है। महिलाएं अपने मासिक धर्म संबंधी बातें भी अपने घर में नहीं बताती हैं। मेनोपॉज की ही बात की जाए तो महिलाओं को लगता है कि अगर हम बताएंगे कि हमारा मेनोपॉज हो गया है तो लोग हमें क्या सोचेंगे, हमारा तो स्त्रीत्व गुण जो है वो ख़त्म हो गया है। तो महिलाएं अपने बारे में बताने से भी हिचकिचाती हैं। खास करके रूरल एरिया में अगर बात की जाए तो महिलाएं अपने रोग के बारे में डिस्कस करती हैं तो लोगों को लगता है कि ये कितनी बेमरवाह है। और खास करके जो सामाजिक दायरा है उनका, ससुराल संबंधित हो या सामाजिक परिवेश हो, तो महिलाओं से संबंधित रोग को लेकर बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है और इसमें जागरूकता का अभी बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अब रोग के बारे में हम लोग सबसे पहले और अहम चर्चा जो करेंगे वो है पीसीओडी और पीसीओएस। ये दो शब्द है, इसके बीच का क्या फ़र्क है और हर एक अगली जो महिला है या कम उम्र की लड़कियां हैं वो इस बीमारी से ज़रूर ग्रसित दिखाई दे रही हैं। खासकर ये आंकड़ा जो है मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब तो जैसे 2 टियर 3 टियर शहर जो है वहाँ पर भी जो लड़कियाँ हैं जो कोचिंग्स जाती हैं वो इन तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं। सरकारी परीक्षाएं हैं उस पे कहीं ना कहीं ये बीमारी की वजह से जो वेट गेन या फिर तकलीफें शरीर में आ रही हैं, फिजिकल असेसमेंट में उस पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो पीसीओडी पीसीओएस का फ़र्क क्या है, इसका दुष्प्रभाव एक महिला के शरीर पर कहाँ तक पहुँच सकता है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी डिजीज़ का जो पीसीओएस और पीसीओडी दोनों सेम चीज़ें हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम को बोलते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पीसीओएस, तो बात सेम ही है।
उसमें सिंड्रोम, क्योंकि पीसीओडी जो है एक बहुत सारे बीमारियों का एक समूह है, इसलिए उसको सिंड्रोम बोलते हैं। और रही बात कि ये पीसीओडी लाइफ स्टाइल डिजीज है, पहले के टाइम में नहीं होता था। हालांकि फूड का एडल्ट्रेशन, हमारा लाइफ स्टाइल, ओबिसिटी, एक्सेस वेट गेन करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब रीजंस है पीसीओडी के। बट कुछ जेनेटिक और हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर भी मैटर करते हैं। जैसे अगर किसी की मम्मी को, नानी को ये प्रॉब्लम रहा है तो उनको ज़रूर ये प्रॉब्लम होगा। अगर वो एक्सरसाइज करती हैं, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल सस्पेंड करती हैं, तो बहुत हद तक इस डिजीज से बचा जा सकता है। और रही बात, ये 100% क्योरेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कुछ मेडिकेशंस और रेगुलर एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल से आप इस बीमारी पे बहुत हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। इस बीमारी का क्या क्या लक्षण जो है वो शरीर में साफ साफ देखने को मिलता है? अगर पीसीओडी से कोई महिला ग्रसित होती है तो शारीरिक में क्या क्या बदलाव जो है वो सामने से आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है पीसीओडी में ना, मेंसेस इरेगुलर हो जाना, मेंसेस का 1.5 से 2 महीने बाद आना, इनफैक्ट कभी कभी 3 महीने के बाद भी मेंसेस। कई बच्चियाँ आती हैं हमारे पास और बोलती हैं हमारा मेंसेस 6 मंथ से नहीं आ रहा है। और मेंसेस का रुक जाना ये मेन सिम्टम्स है। एक्सेस बॉडी वेट गेन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, क्योंकि फीमेल को दाढ़ी नहीं होती, मुझे नहीं होती, बट फीमेल में मेल हार्मोन्स का, हालांकि ओवरी जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कुछ अमाउंट में फीमेल के भी बॉडी में बनता है, लेकिन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से मेल फैक्टर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, दाढ़ी बनना, मूछें बनना, फिर फेस पे एक्ने होना, और मूड डिस्टर्बेंसेस होता है कि वो एक तो एक्सेस बॉडी वेट गेन की वजह से वो एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन में चली जाती हैं। बॉडी शेमिंग होता है, यार तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम फैल गई हो, ये बॉडी शेमिंग की वजह से भी वो डिप्रेस हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, बट कहीं ना कहीं हर किसी का अलग है। कुछ एक पेशेंट मैंने ऐसा देखा जिनका मेंसेस एकदम से रेगुलर था, बॉडी वेट भी गेन नहीं था, फिर भी उनका पॉलीसिस्टिक ओवरी था। तो फीमेल को लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या किसी तरह का हमको यूरिन में बर्निंग है। इनकेस यूटीआई इन्फेक्शन में पता चला कि हाँ यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, बर्निंग हो रहा है यूरिन में, तो स्कैन के लिए सजेस्ट किया था मैंने, तो रिपोर्ट में देखा कि पीसीओडी है, ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बने हुए हैं। तो एसिम्टोमेटिक पीसीओडी भी होते हैं, और आपको जो सिम्टम्स मैंने पहले बताया वो सारे सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है तो ऐसे में आज की जो यंग लड़कियां हैं जिनको इससे बचाया जा सकता है, तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल सजेस्ट करेंगे कि अभी ही प्रिकॉशनरी अगर वो लोग ये सब करें तो आगे पीसीओडी होने से किसी तरह बच सकती हैं और ऐसी बीमारियों से बिल्कुल भी ग्रसित नहीं होंगी? तो कोई लाइफस्टाइल पैटर्न जो उनको फॉलो करना चाहिए डेली की ज़िंदगी में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये मॉडर्नाइजेशन है, जो अर्बन कल्चर है। मॉडर्नाइजेशन एक साइंटिफिक वे में हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपके लाइफ स्टाइल को जो मॉडर्नाइज कर रहा है, आप अपने थिंकिंग से मॉडर्नाइज बनिए। बट अपने ये मतलब फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, मैकडोनल्ड पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हमारा जो फूड मिल रहा है, जो खाते हैं हम, वो ऑलरेडी मिलावटी है। दूध, खास करके हम लोग बोलते हैं दूध पीजिए, लेकिन अब तो मैं मना करने लगी हूँ कि दूध मत पीजिए, क्योंकि इंडिया में अधिकतर 70% जो काऊ हैं, गाय हैं, और उनको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है ऑलरेडी। ये एक आंकड़ा बताता है, मेडिकल जर्नल के एक रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 70% जो काऊ है जिनसे हमको मिल्क मिलता है, उनको ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस है, और अगर आप वो दूध पीते हैं तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर काऊ मिल्क से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप सप्लीमेंट लें। बट ये लाइफ स्टाइल में चेंजेस, जो माइक्रोवेव ओवन में खाना खाते हैं, डीप फ्रायर का खाना खाते हैं, इसको अवॉइड कीजिए। बिकॉज क्योंकि 10 में से 8 जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, खास करके टीनेजर्स, पीसीओडी 13 से लेके 35 के एज के केसेस में ज़्यादातर मैं देख रही हूँ पेशेंट को पीसीओडी का है। 10 में से 8 महिलाएं पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं। अगर उनको मालूम है तो अवेयर हो, और ना मालूम हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ले कि मेरे बॉडी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं। हेयर लॉसेस भी पीसीओडी का वन ऑफ द रीजंस है। अच्छा, तो पीसीओडी के बारे में तो काफ़ी अहम जानकारियाँ आपने दी हैं, पर
और भी गंभीर रोग हैं जो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिनमें से एक हो गया सर्वाइकल कैंसर। इस बीमारी को लेकर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने प्रचार प्रसार किया और खुल के बड़े प्लेटफॉर्म पे वो सामने आई हैं कि ये महिला रोग जो है, ये लोग महिलाएं ये रोग शर्म से बताती नहीं हैं और बिना इलाज बेइलाज छोड़कर जो है वो सीधे किसी भी महिला को गंभीर रूप में जो है वो तब्दील हो जाती हैं, उनको बड़ी परेशानी आने लगती हैं। और ये बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है। सर्वाइकल कैंसर का अगर इलाज सही समय पर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा स्थिति बद से बदतर हो सकती है। आगे जो जानकारी है आप बता दें कि किस तरीके से लोगों तक ये बात पहुँचे कि सर्वाइकल कैंसर जो है हर अगली महिलाओं में पाया जा रहा है, इसका इलाज शुरू कहाँ से किया जाए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में फ़र्क है तो दोनों तक अगर पहुँचना हो तो किस तरीके से इस महिला तक ये इलाज पहुँचे और जो महिला है वो कैसे जागरूकता रह सकती है इस बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, दूरदर्शन के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है बताने को और जागरूक करने का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आंकड़े बताते हैं हर साल इंडिया में 1 लाख जो महिलाएं हैं वो यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर से सफ़र कर रही हैं। लेकिन सफ़र करना और एनुअली पूरे साल में 70,000 जो महिलाएं हैं वो उनका डेथ हो जाता है। मीन्स 30% महिलाएं ही रिकवर हो पा रही हैं, उन तक इलाज पहुंच रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि हर 8 मिनट पे एक महिला का सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो रहा है। तो जो डेथ हो रहा है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि इसका बचाव क्या कर सकते हैं। आखिर ये क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है कि जिस वजह से ये एचपीवी, सबसे बड़ी बात है कि एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है मेन कॉजेज़ है। 90 to 95% कारण यही है सर्वाइकल कैंसर्स का। तो सर्वाइकल कैंसर्स का कारण क्या है? पहला, एक तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, जो कि बहुत कम उम्र में 10 से 19 साल के बीच में जो महिलाओं का शादी हो जाता है और उनका जो एक्सेस बच्चा होना, वो भी एक रीज़न है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जो कि अभी मॉडर्नाइजेशन के चेंज में इस तरह देखा जा रहा है। एबनॉर्मल सेक्सुअल रिलेशंस है, इस तरह के रीजंस हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर्स को बढ़ावा देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन्स उपलब्ध है। जो बच्चियां हैं 9 से लेकर 13 साल की उम्र में एचपीवी वायरस का, सर्वाइकल कैंसर का टीका लगवा सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो खुद सेक्सुअल रिलेशनशिप में एक्टिवली हैं, वो उनके लिए भी वैक्सीन्स उपलब्ध है। लेकिन जो बच्चियों का वैक्सीन है वो 100% एफिकेसी रेट है। लेकिन महिलाओं में भी 80 to 90% एफिकेसी रेट है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स का। अप टू 40 ईयर्स के एज तक ले सकती है महिलाएं। तो ये आपने काफ़ी अहम जानकारी दी कि वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। प्रिकॉशनरी अगर किसी को बचना है तो पहले से लोगों को लेना चाहिए ये। और अगर ये बात जो है जागरूकता प्रचार के बारे में बात करें तो क्या ऐसा सुझाव नहीं हो सकता है कि आजकल की जो बच्चियां हैं जिनको स्कूल्स में ट्रेनिंग और क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस कराया जाता है, उसमें हिस्सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स, ये बहुत बिग अचीवमेंट होगा अगर ये सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। सर्वाइकल कैंसर क्या है, या फिर जो बच्चियां हैं एकदम से नाजुक हैं, टीन एज में, उनको कुछ नहीं मालूम होता सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उन्हें जागरूक नहीं करते कि तुम्हारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारा ये प्यूबिक ग्रोथ, अंडर आर्म ग्रोथ हो रहा है, तुम्हारा ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, तुम्हारा थाई का डेवलपमेंट है, तुम्हारा वेस्ट का डेवलपमेंट है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है। तो एक हेल्दी वे में बच्चों को समझाएं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, ताकि देखो मैंने जैसा कि बताया कि एचपीवी वायरस का एक रीज़न ये भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अर्ली एज में सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर लेना। अगर बच्चियां पहले से समझदार होंगे, उनको मालूम है कि हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन क्या है, तो इस तरह के चपेट में नहीं आएंगे। और बहुत हद तक कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। अगर सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप ये जो कह रही, मैं इनको प्यूबर्टी से भी कनेक्ट करते हुए देखती हूँ कि पहले एक एज कैप माना जाता था, प्यूबर्टी जो था 12 या 12 साल के बाद जो है हिट करता था, पर अब एक बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। अर्ली मेंस्ट्रुएशन वगैरह शुरुआत हो चुकी है, तो इस पे आपके हिसाब से आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, क्या एज पैटर्न आपने देखा है और इतने सालों में क्या बदलाव देखा है? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था ना,
ये 12 से लेके 16 साल के बीच में मेंस्ट्रुएशन का आना होता था, मिनार्की जिसको बोलते हैं, प्यूबर्टी एज। बट अभी मैं देख रही हूँ 7 इयर्स 8 इयर्स से अर्ली मेंस्ट्रुएशन, अर्ली प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी को मेडिकल टर्म में बोलते हैं, प्रीकॉक्सियस मेंसेस। तो रीज़न ये है कि फूड एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहा है, जेनेटिक फैक्टर भी इसमें मेजर रोल प्ले करता है। अगर उनकी मदर का अर्ली प्यूबर्टी हुआ है तो उनमें भी होने के चांसेस है। बट अपना डाइटरी कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज। ओवर क्या होता है ना, अगर बॉडी फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जैसे मोटे थुलथुले बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सेस फैट होने के बाद क्या होता है ना कि एस्ट्रोजन ट्रिगर कर जाता है, जो कि मेंसेस होने के लिए वो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे रीज़न है अर्ली प्यूबर्टी। जो डिजीज़ कहते थे ये 50-60 के बाद हार्ट डिजीज़ होता है, अभी हम बच्चों में देख रहे हैं कि बच्चे हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बच्चे डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो अब ये बात नहीं है कि पर्टिकुलर एज में ही ये बीमारियां हो रही है, नहीं, अब देखा जा रहा है तो हर चीज़ का ऑनसेट अर्ली हो रहा है, चाहे वो प्यूबर्टी हो, एडोलेशन, प्रेगनेंसी की वजह से। पहले तो बाल विवाह इतना ज़्यादा होता था लेकिन एचपीवी वायरस का रिस्क नहीं थे, लेकिन अब देखो तो जैसे जैसे डेवलपमेंट भी हो रहा है उस तरीके से डाउनफॉल भी हो रहा है हेल्थ का। माइक्रोवेव में खाना बनाना ये तो बहुत ही ज़्यादा ही नुकसानदेह है और हार्मोनल इम्बैलेंस का वन फैक्टर है। तो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है इन सब चीज़ों को, और कहीं ना कहीं बहुत सारा चेंजेस पिछले सालों में बदलाव देखने को मिल गया है। तो अब महिलाएं जो हैं वो स्त्री रोग से तो परेशान है, उसके अंदर जो इतनी सारी गंभीर बीमारियां हैं उससे भी, लेकिन एक और बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो है इनफर्टिलिटी जो है ये महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रेशियो में तंग कर रही हैं, जिसके वजह से वो अपना जो इलाज है वो भी कहीं कंटिन्यू करने में हिचकिचाती हैं और अपने शहर को छोड़कर दूर दराज जाकर कहीं इलाज लेती है। इनफर्टिलिटी में इलाज में एक लंबा समय लगता है, लेकिन वो लंबे समय को जो इलाज है पूरा नहीं कर पाती कई महिलाएं, समाज के डर से, शर्म से, या फिर किसी न किसी हिचकिचाहट या भय से। और कहीं ना कहीं ये इलाज आज के ज़माने में महंगा भी बहुत है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम लोग पूरी विस्तार से बात करें तो इसमें लोग परेशान हैं। क्या एज पैटर्न है इसमें, एज के साथ साथ कितना महंगा या सस्ता इलाज है, दूसरा ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, पहले इतना देखने को नहीं मिलता था या फिर पहले लोग इतना जुड़े हुए नहीं थे कि पता नहीं था? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, इनफर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल दोनों पार्टनर जिम्मेवार हैं। लेकिन फीमेल को हिचकिचाहट क्या होती है, अगर फीमेल को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो 70% लोग कहेंगे औरत का ही है, औरत को ही प्रॉब्लम है, औरत में ही ये चीज़ें हैं। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, मुझे उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि प्रेगनेंसी तुम्हारी वजह से नहीं हो रही, तो तुम्हारी वजह से नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि मेनली देखो, दोनों का बराबर रोल है पेरेंट्स बनने में। अगर हस्बैंड एक्सेस अल्कोहल, स्मोकिंग करेंगे तो उनका सेमेन काउंट डिक्रीज होगा, उनको सेमेन काउंट डिक्रीज होगा, स्पर्म मोटिलिटी डाउन होगा, स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो अर्ली जो है वो डेड हो जाएगा। तो उनका फैक्टर है। दूसरी बात, फीमेल में पीसीओडी मेजर रोल है, इनफर्टिलिटी का एंड्रोमेट्रियोसिस रोल है, ट्यूबल ब्लॉकेज का रोल है। तो फीमेल का प्राइवेट पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी एंड यूट्रस, ये मेजर रोल करता है इनफर्टिलिटी में। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, फीमेल मॉडर्न हो रही हैं, पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं। क्लासेस क्या हो रहा है कि जॉब करूं या बच्चा करूं, ये दोनों चीज़ में ना होता है कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं, हमें पेरेंट्स बनना है, लेकिन एज हो गया है 35, आप प्लान कर रहे हैं। तो एक तो पहला है डिलेड मैरिजेज, जो एक मेजर रोल है। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि अगर मैरिज भी हो जाता है तो ये लोग करियर के सेटलमेंट में
थोड़ा टाइम ले लेते हैं, जिस वजह से इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि आप किस एरिया में रहते हैं, हो सकता है वहाँ प्रॉपर केमिकल पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, जॉब करियर को लेकर है या अपना शिफ्टिंग को लेकर है, तो वो भी इनफर्टिलिटी का एक कॉजेज है। जैसा कि मैंने बोला कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, लोग सनलाइट में नहीं बैठते हैं, तो विटामिन डी की कमी से भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं और हम लोग पेशेंट को विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं। तो इस तरह का रोल है इनफर्टिलिटी का। और हालांकि जहाँ तक बात की जाए, इलाज हर तबके में अवेलेबल है, एक छोटे से गांव से लेके शहर तक, महानगर की भी बात की जाए तो इलाज हर जगह अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ खर्चा भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, हर तरह की सुविधाएं आपको मिल रही है, तो वहाँ पे इलाज महंगा होगा। और अगर एक नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको भी वही इलाज मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है सुविधाएं कम मिले, लेकिन इलाज आपका बढ़िया होगा वहाँ। तो जब भी कोई महिला जो है वो अपना फैमिली प्लान करती है और वो चाहती है कि उसका बच्चा और परिवार स्वस्थ रहे, तो उससे पहले क्या हिदायत रहेगी आपकी ओर से कि वो ये करे तो माँ का भी स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे और वो हेल्दी रहे और जो बच्चा है वो भी बिल्कुल निरोग रहे? तो क्या क्या खान पान लेना चाहिए, दवाइयों में क्या क्या सप्लीमेंट्स के नाम पर मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च हो गया है, उसका कितना दुष्प्रभाव है एक महिला पर, वो उसमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा बताएं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, फीमेल को लगता है हेल्थ सप्लीमेंट ले लो। हेल्थ सप्लीमेंट क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स है, आलमंड्स है, सैलड्स है। आप देखोगे ब्रांड कंपनी तो दिखा रही है कि इस सप्लीमेंट में मैंने क्या मिलाया है, डब्बा का रैपर में देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। आज सभी लोग, क्योंकि लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़ा है, तो देख ही सकते हैं, प्रॉपर टीवी में फ़ोटो के साथ आता है कि इसमें क्या मिला, आंवला मिला है, क्या मिला है, आलमंड मिला है, ग्रीन वेजिटेबल्स मिला है, लेमन मिला है। तो हेल्थ सप्लीमेंट के पीछे क्यों जाए? विटामिन सी के टैबलेट्स की वजह हम नींबू क्यों ना लें? तो माइंडसेट का ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर बोल दो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको हो गया है, तो ठीक है मैडम दवाई लिख दीजिए। आप क्यों नहीं उस तरीके से अपना डाइट ठीक कर रहे हैं? मैं दवा तो लिख दूंगी, लेकिन आप डाइट भी उस तरीके का लो ना। ये ठीक है, दवाई लेना ज़रूरी है, लेकिन एक फिक्स टर्म में, फिक्स टाइम में। हम दवाई आपको देंगे 1 महीने 2 महीने का, लेकिन ये लाइफ स्टाइल आपको कंटिन्यू करना है, तो आप कब तक दवा लेंगी? तो डिपेंड करता है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, आपका हेल्दी डाइट, और प्लस क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में चीज़ें ये हो रही हैं कि लोग एक्सरसाइज करना भूल गए हैं, सनलाइट में बैठना भूल गए हैं ना, फिर से पुराने कल्चर की, और कहते हैं ना मटका में पानी पीना ही बढ़िया है, और वो मिट्टी के पॉट में खाना बनाना। तो मिट्टी के पॉट में भी देखिए ना, तो उसका भी मॉडर्नाइजेशन हो गया, उसमें भी केमिकल पॉलिशिंग हो गया है, और जो खूबसूरत लगता है हम लोग वही उठाते हैं। तो नॉर्मल हम लोग तो मिट्टी का पॉट नहीं उठाते, जो जिसमें ज़्यादा डिज़ाइन है हम लोग वही उठाते हैं। तो डिपेंड करता है कि थिंकिंग क्या है। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपने आप को समझिए कि बीमारी क्या है, और बहुत सारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें, जो महिलाओं को जिस तरह की बीमारियां हो रही है और जिस तरह का लक्षण, अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जिस तरह की समस्याएं हैं उस पर निजात पाइए। तो अब देश में आधी से ज़्यादा आबादी आज भी यूथ की है, और वह पुरुष हो चाहे महिला। एक दिक्कत ये भी है कि जब कहीं भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जो एक बड़ी वजह है आपने भी बताया हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इसके रूट कॉज तक वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है उन्हें पता नहीं, लेकिन चेहरे पर कोई भी एक्ने, स्कार्स या पूरे बॉडी में कहीं कहीं अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है हेयर्स का, तो वो लोग सीधा सर्जरी की ओर भागते हैं, इम्प्लांट्स में जाते हैं, किसी तरह अलग अलग फेशियल थेरेपीज़ ढूंढते हैं पार्लर्स और सैलून्स में। तो आप क्या हिदायत देंगी? वो लोग मेडिकल एक्सपर्टीज़ को छोड़कर पहले जाते हैं ब्यूटिशियंस के पास, और जो फिज़िकल चेंजेस आया है उसका समाधान निकालते हैं, ना कि रूट कॉज पे जाते हैं। तो वैसे जो वर्क के लोग हैं उनको क्या सुझाव देंगी? पहले उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो उनके ऊपर जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें कैसे बदलाव लाए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, पार्लर ट्रीटमेंट एक टेम्पररी सॉल्यूशन है कि कुछ देर के लिए आप अपने फेस के एक्ने को फाउंडेशन से कवर कर सकते हैं।
अपना ये जो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो आप इसको करवा सकते हैं, क्लीन करा सकते हैं, अपर लिप बनवा सकते हैं। ये तो ये पार्लर ये टेम्पररी है, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली आपके बॉडी में होता ही रहेगा। तो इसका रूट कॉज के लिए तो आपके लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर आपकी बॉडी में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है तो यकीन मानिए कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, ना कि पार्लर जाने की ज़रूरत है। तो पेशेंट को ये समझना होगा कि हम कहाँ ठीक होंगे, पार्लर में जाके ठीक होंगे या डॉक्टर के पास जाके ठीक होंगे। तो ये उनका विचार है कि वो पार्लर को, और ख़ास करके एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए लोग लेज़र ट्रीटमेंट ले लेते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यही कुछ इस तरीके का बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कैंसर का कॉजेज़ बनता है। माइक्रोवेव में कुक्ड फूड खाना भी कैंसर का वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन लोग जानते हैं लेकिन सुधरेंगे नहीं। तो खान पान में क्या सुझाव देती हैं, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है, जो लोग भागा दौड़ी में है, उसमें सबके लिए रॉ खाना या ऑर्गेनिक खाना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो वैसे लोग आखिर में क्या करें कि इन सारी बीमारियों से बच पाए, खासकर महिलाएं, क्योंकि अगर वो वर्किंग है तो उन्हें बाहर की प्रोफेशनल लाइफ भी संभालनी है, पर्सनल लाइफ भी संभालनी है। उसमें वो क्या करें कि वो निरोग रह पाए और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाए? क्या लाइफस्टाइल जो है आपके अनुसार महिलाओं को आज के युग में लेना चाहिए? देखिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र कर रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का ही रीज़न इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस का ही रीज़न पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस का ही रीज़न सर्वाइकल कैंसर है। तो इस तरीके का जो रीज़न है, और ओवरऑल आपको जो मूड स्विंग्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब के लिए आपको देखो, हमारा जो इंडियन फूड है ना, इस तरीके से डिज़ाइन है। देखो, गार्लिक है, जिंजर है, तुलसी लीफ है, ऊपर से दाल है, लेंटिल्स। आप कोई भी दाल खाओ, आपको नेचुरल वे में आपको प्रोजेस्टेरोन मिलेगा। दालों से प्रोजेस्टेरोन मिलेगा। लोगों को ये जानकारी नहीं। हमारा इंडियन फूड बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइंड है जी। और अगर आप वो सारे फूड्स ले रहे हो, आप मिर्ची खा रहे हो, हरी मिर्ची खा रहे हो, तो ये सब कुछ नेचुरली वे में आपके बॉडी में जा रहा है। आपको ज़्यादा बस दिमाग इतना ही लगाना है, क्या नहीं खाना है जी। क्या खाना है ये सबको पता है, क्या नहीं खाना है। तो मैं यही कहूँगी, डीप फ्रायर में जो कुक्ड फूड है, माइक्रोवेव कुक्ड फूड है, ये सबको अवॉइड कीजिए। हालांकि जहाँ तक हो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। ऑर्गेनिक फूड सबके पास संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड के नाम पे बहुत ज़्यादा महंगे महंगे ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमारा जो नियरेस्ट में जो फार्मर है, जो प्रॉपर छोटा मोटा किसान है, जो सब्जी बेच रहा है, वहाँ से ठेले और रेहड़ी वालों से सब्जी खरीदें। वो ऑर्गेनिक तो नहीं ला सकते, लेकिन आपके लिए हेल्दी फूड जरूर लाएंगे। तो आपने जाना कि आप जितना भी रॉ और जितना भी देसी और जितना भी पुराने ज़माने में लोग जो नेचुरल फूड इनटेक करते थे, वही अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे, तब जाकर निरोग रह पाते थे। आज जितनी भी स्त्री रोग जो बहुत तेज़ी से अपना पाँव पसार रहा है, अगर उसे रोकना है तो हमें अपने पिछले लाइफस्टाइल में वापस जाना पड़ेगा, और जितना हम लोग ऑर्गेनिक इनटेक लेंगे वैसे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। आपकी जानकारी तमाम महिलाओं के लिए देश भर में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार। नमस्कार।